गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कहानी या निबंध हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ने हिमालय की बेटियां किन्हें कहा है? उन नदियों को कहा है जो हिमालय के पर्वतों से या पहाड़ों से निकलती हैं। जो माउंटेन्स हैं वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो किस प्रकार की लगती हैं और उन्हें हिमालय की बेटियां क्यों कहा है, इसके भावार्थ को आज हम अपनी क्लास में समझेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का सार। इस पाठ में जो लेखक हैं वो हिमालय और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। यानी जो भी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सतलुज हो, अन्य आदि नदियाँ जो निकलती हैं पहाड़ों से, जो हिमालय पर्वतों से निकलती हैं, उनका जो शांत और गंभीर रूप है वो वहाँ लेखक को दिखाई पड़ता है। वो उनके रूप को देखकर बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितनी सुंदर लगती हैं और किस प्रकार ये बहती हुई नीचे सागर में मिलती हैं। तो एक श्रद्धा भाव से, एक भावनाओं के साथ वो उन नदियों को देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, जब लेखक ने नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर या पर्वत पर देख रहे थे नदियों को निकलते हुए, तो वो वहाँ से जो नदियाँ निकल रही थी वो किस प्रकार, कितनी जो है वो कंधे, ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी पतली सी होकर निकल रही हैं हिमालय पर्वत से। और वो नीचे ही जाते समतल, यानी जो सीधा मैदान होता है जहाँ समुद्र होता है, वहाँ पर वो कैसे मिक्स हो जाती हैं, वो कैसे सम्मिलित हो जाती हैं उसमें। तो इस अद्भुत चीज़ के बारे में वो बात करते हैं यहाँ पर कि जो नदियाँ हैं जब वो पर्वतों से निकलती हैं तो वो किस प्रकार पतली हो जाती हैं, वहाँ से रास्ता बना बना कर निकलती हैं पर्वतों से और नीचे जाकर एकदम फैल जाती हैं और समतल मैदानों में पूरी विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लेखक कहते हैं। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। वो बाल लीलाओं यानी हिमालय की बेटियों को उन्होंने किस प्रकार जो है समझा है और कहा है कि जो बाल लीलाएं हैं हिमालय की बेटियों की यानी नदियों की, तो उसका मानवीयकरण कर दिया, यानी मानव के स्वरूप में उसे दिखा दिया है। नदियों को वो मानव के स्वरूप में दिखा दिया और कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बच्चा जो है वो खेलता है, हटकेलियाँ करता है, उसी प्रकार जो नदियाँ हैं जब वो हिमालय से गुजरती हुई आती हैं तो वो किस प्रकार की बाल लीलाएं दिखाती हैं, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। इन बेटियों का ना जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नाड़ियाँ बर्फ की पहाड़ियों में, जो घाटियों में और इन नदियों को अपने चोटियों पर लीलाएं करती हैं, यानी हर तरह से घूमती घुमाती हुई वो पहाड़ों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलती हैं और कोई ना कोई लीला करती हुई इधर उधर पौधों को मसल कर, कहीं उन्हें खड़ा कर कर, कहीं उन्हें भिगा कर, इस तरह से वो निकलती हैं। तो कौन कौन सी फसलों को वो वहाँ पर जो घास उगी होती है, जो सरसों या चीड़ के, चिनार के जो वृक्ष हैं, जो जंगल हैं, उनमें कैसे नदियाँ उन्हें बहाती हुई अपने साथ ले जाती हैं। तो यहाँ लेखक जो हैं इस कहानी में सिंधु और सतलुज और इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं, ये जो सिंधु और महापुत्र जो ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं उनकी चर्चा यहाँ करते हैं और कहते हैं कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहते हैं लेखक। किसको? हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहते हैं। कैसे? क्योंकि समुद्र में चली जाती हैं। जिस प्रकार बेटी अपना ब्याह करने के बाद अपने ससुराल में चली जाती है या मिक्स हो जाती है उनमें जाकर, तो उसी प्रकार हिमालय की बेटियां, तो जो समुद्र है वो दामाद है किसका? हिमालय पर्वतों का। क्योंकि नदियां किसकी बेटियां हैं? हिमालय की। तो वो जहाँ जाकर मिल जाती हैं वो समुद्र है। तो समुद्र में जाकर मिल गई तो जो रिश्ता दिखाया है उन्होंने हिमालय में और समुद्र में, कि वो हिमालय जो है वो ससुर है और समुद्र जो है वो दामाद का रूप है, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ ही जो कालिदास का यक्ष ने अपने मेघदूत का जो वर्णन किया है, बेतवा नदी का वर्णन किया है, उसका यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। यानी जो कालिदास, जो महान कवि थे, उन्होंने किस प्रकार से मेघदूत जो थे, यानी मेघों की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं,
तो उसका जो सुंदर चित्रण उन्होंने किया है, इसका वर्णन इस पाठ में हुआ है। तो कालिदास ने नदियों का बहुत सुंदर और सजीव रूप यहाँ पर दिखाया है, यानी जो नदियाँ हैं वो ऐसा लगता है कि आपके समक्ष, आपके सामने वो चित्र उपस्थित हो जाता है उसका। काका कालेलकर भी नदियों को लोक माता कहते हैं। तो काका कालेलकर एक लेखक हैं, उन्होंने भी नदियों को लोक माता कहा है। लेकिन जो लेखक है यानी जो नागार्जुन है, जिन्होंने ये निबंध लिखा है, अपनी स्मृतियों को यहाँ लिखा है, अपनी जो जब वो घूम कर आए थे हिमालय पर्वत में, उन्होंने कैसे नदियों को देखा, तो उन्होंने अपनी बेटी के रूप में स्वीकारा है। तो काका कालेलकर ने लोक माता कहा और लेखक यानी नागार्जुन ने उसे बेटी कहा। तो क्योंकि लेखक को ऐसा लगता था कि लोक माता बनने से पहले जो स्त्री होती है वो एक बेटी का रूप होती है, तो उसके रूप में दर्शाते हैं। लेखक कहाँ पर ये देख रहे होते हैं? लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब वो बैठे होते हैं तिब्बत की पहाड़ों पर, तो वहाँ पर जब वो पैर लटकाकर बैठते हैं और नदियों को इस प्रकार नीचे जाते हुए देखते हैं पतली होकर, तो उसका चित्रण वो इस पाठ में करते हैं। तो चलिए अब हम पाठ का वाचन करते हैं और इसके साथ ही इसके अर्थ को समझते चले जाते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना। तो लेखक कहते हैं कि अब तक मैंने इन नदियों को दूर से देखा था, यानी सुना था और दूर से ही निहारा था। तो जब मैं दूर से निहारता था तो मुझे लगता था कि ये कैसे शांत बहती हुई चली जाती हैं और सीधे नीचे आ जाती हैं, और इनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा और आदर का भाव था। मैं इन्हें कभी माँ और दादी या कभी मौसी या मामी की गोद की तरह समझता था। मुझे लगता था ये इस तरह की हैं जिनकी गोद में हम सब डुबकियाँ लगा सकते हैं, हम सो सकते हैं, इस तरह की बात वो करते हैं कि ये जो नदियाँ हैं वो उन्हें माता के, मासी के या मामी के, दादी के रूप में दिखाई पड़ती थी और बहुत शांत दिखाई पड़ती थी जब वो उन्हें दूर से देखते थे। लेकिन इस बार जब वो हिमालय के कंधे पर चढ़े, यानी सबसे ऊपर चोटी पर चढ़े और हिमालय का दर्शन किया, तो इस बार वो हैरान हुए इन नदियों को देखकर। और इन दुबली पतली नदियों को, गंगा, यमुना, सतलुज को, जब वो समतल मैदानों में, यानी जो सीधे मैदान होते हैं, जो उबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, उन स्थानों पर जहाँ ऊंचे नीची सतह नहीं होती है ज़मीन की, उन स्थानों पर वह उसे एक विशाल रूप धारण करते हुए देखते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने तो इस नज़रिए से सोचा ही नहीं था कि पहाड़ से तो ये इतनी पतली होकर निकलती हैं और नीचे जब समुद्र में मिलती हैं तो कितना विशाल रूप धारण कर लेती हैं ये नदियाँ। इनका उछलना कूदना किस रूप में दिखाई देता है लेखक को? खिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जन्म मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाएं देखकर होता है। तो वो कहते हैं कि जब ये जो नदियां हैं वो समुद्र में मिल जाती हैं और विशाल रूप धारण कर लेती हैं, तो जो इनकी बाल लीलाएं हैं नदियों की, वो नीचे ही जाते समाप्त कैसे हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ तो इनका कोई रूप नहीं दिखता। लेकिन जब वो पहाड़ों से निकल रही होती हैं, पर्वतों से निकल रही होती हैं हिमालय के, तो वो कितनी अलग दिखाई पड़ती हैं। वो कहते हैं जब मैं किसी स्त्री को देखता हूँ तो मुझे इस तरह का आश्चर्य नहीं होता। मेरे मन में जो भी प्रश्न आते हैं उन्हें लेकर, वो अब जो है उतने मुझे ज़्यादा विस्मय नहीं करते, यानी मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता उन चीज़ों को देखकर जितना मुझे इन हिमालय की बेटियों को देखकर हो रहा है। इन हिमालय की बेटियां कौन हैं? ये नदियां, यानी नदियों को मानव के रूप में दिखाया है, स्त्री या बेटियों के रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। तो जो बेटियां हैं उनकी बाल लीलाओं को देखकर लेखक चकित हो गए हैं, हैरान हो गए हैं।
तो आपको पता है ये सब हिमालय जो हैं वो किस और हैं, हमारे दक्षिण दिशा में, यानी जो दक्षिण और सिक्किम, हिमाचल उसकी जो तरफ की जो स्थिति है उस और है ये सारे पर्वत और पहाड़ हैं। तो वहीं के बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का वर्णन वो यहाँ पर करते हैं। कहाँ से भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिनसे इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से पूरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्द उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार और सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बहुत हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के बुझ हिमालय जो है वो अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। तो इस पद में, यानी ये जो गद्यांश आपको दिया गया है, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किस उद्देश्य से जो नदियाँ हैं वो नीचे की ओर पतली पतली होकर बहती चली जा रही हैं। क्या इन्हें अपने पिता के द्वारा जो इन्हें सहारा मिला हुआ है उससे ये तृप्त नहीं होती, इनकी इच्छा पूरी नहीं होती। पिता कौन है हिमालय की बेटियों का, यानी नदियों का पिता कौन है, हिमालय पर्वत। जो हिमालय है उसे पिता के रूप में दिखाया है और नदियों को पुत्रियों यानी बेटियों के रूप में दिखाया है। तो वो कहते हैं कि कैसी हैं ये हिमालय की बेटियां, ये जो अधिकताएं हैं, यानी अधिकताएं जो हैं वो होती हैं हिमालय की चोटियां, जहाँ छोटे छोटे पेड़ होते हैं या जो ऊंची ऊंची जो नोकीली सी चोटियां होती हैं, वहां से निकलते हुए ये कैसी लगती हैं। ये जो नदियां हैं जब ये यहाँ से बहती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं, इन रास्तों को छोड़ती जाती हैं और इन रास्तों पर अलग अलग प्रकार की लीलाएं दिखती हैं नदियों की। खेलते कूदते ये कितकिन जो पौधे हैं उनके ऊपर से निकलती हुई आगे जंगलों में पहुंच जाती हैं और फिर जंगलों से होती हुई वो कैसे समुद्र में मिल जाती हैं, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो वो कहते हैं कि अगर हम इनसे हिमालय से इसका सवाल पूछें कि तुम्हारी जो बेटियां हैं वो किस प्रकार यहाँ से निकल रही हैं, तो वहाँ पर तो केवल एक मौन सुनाई देता है, विराट मौन, यानी केवल शांति दिखाई देती है। इस जवाब का कोई उत्तर नहीं होता कि इस प्रकार नदियाँ कैसे निकलती हैं और वो इतनी हटकेलियाँ करती हुई निकलती हैं। जब ये सवाल उनके पिता से किया जाएगा, यानी हिमालय से किया जाएगा, जिसे मैंने आपको कहा कि इन्हें मानवीय रूप में दिखाया गया है, तो किस प्रकार वहाँ पर केवल शांति दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गटक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महा नदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हम हिमालय पर्वत की ओर देखते हैं, जहाँ पर जो मुख्य दो नदियाँ हैं जहाँ वहाँ से निकलती हैं, यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इनके नाम जब लेते हैं तो अन्य नदियाँ यानी और जो नदियाँ हैं उनके नाम भी या उनका जो चित्र है हमारे सामने आ जाता है, हमारी आंखों के सामने आ जाता है। तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय में वास्तव में नदी नहीं है, बल्कि हिमालय पर्वत की जो बर्फ है जब वो पिघलती है तो उसकी बूंदें मिल मिलकर, यानी पिघलते हुए जो बूंदें हैं वो इतनी सारी निकलती हैं वहाँ से कि वो मिलकर एक नदी का रूप धारण कर लेती हैं और बहती बहती वो समुद्र में आकर मिल जाती हैं। तो वो कहते हैं, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो समुद्र कितना प्रभावशाली है, यानी उसके जो बेटियों का श्रेय है, यानी समुद्र की अपनी एक एक बूंद जो है वो कैसे आकर नीचे समुद्र में मिल जाती है। तो जो पर्वत राज हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय जो है, उसकी बेटियों का जो हाथ है वो किसके साथ आकर मिल जाता है, समुद्र के साथ आकर मिल जाता है।
इसका वर्णन यहाँ हुआ है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियों बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में तो नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह एक रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि लोगों को लगता होगा कि ये नदियाँ जो हैं वो किस प्रकार बच्चियों के समान वहाँ से निकलती हैं, नंग धड़ंग जो हैं वो बहती चली जाती हैं ये बालिकाएं। तो लेखक कहते हैं लोगों को शायद इसमें कुछ भी आकर्षक नहीं लगता होगा, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो ये बहुत लुभावना लगा, मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगा। और वो कहते हैं कि मैं तो हिमालय को जो है वो ससुर और समुद्र को दामाद कहलाने में बिल्कुल नहीं झिझक रहा हूँ। मुझे लग रहा है जो हिमालय है वो अपनी बूंदों से यानी अपनी बेटियों को, अपने से बहने वाली नदियों को किस प्रकार वो समुद्र को सौंप देता है, तो हम इस रूप में समुद्र को दामाद कह सकते हैं और हिमालय को ससुर कहा जा सकता है। के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतला नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इस चंचल नदियों को देखकर मुझे जो अचानक ही याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का जो सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी की चोटियों और समतल अंगनों में, मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखता, वह इसी नतीजे पर पहुंचता। यहाँ जो महाकवि कालिदास हैं, उनकी विरहिणी यक्ष यानी मेघदूत की जो रचना है उसमें उन्होंने बेतवा नदी का वर्णन किया है, बेतवा नदी की चर्चा करते हैं और उसके प्रेम को बताते हैं। वो कहते हैं कि किस प्रकार जो है वो बेतवा नदी से कहते हैं उस काव्य में, उस कविता में, कि तुम अपनी जो नदी है उसकी कुछ बूंदों को, उस प्रेम को आगे लुटाती चली जाना, यानी सब प्रसन्न हो जाएं। नदियों की चंचलता को आश्चर्यजनक ढंग से वो देखते थे। कौन? कालिदास। तो लेखक कहते हैं कि मुझे वहाँ पर ऊपर बैठे बैठे एकदम कालिदास के इस नदी वाले काव्य की याद आ जाती है और वो इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं कि कोई भी उसे देखकर हैरान हो जाएगा और उसे लगेगा कि किस प्रकार ये जो नदियां हैं ऊपर तो इतनी पतली हैं और नीचे जाकर किस प्रकार फैल जाती हैं और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। तो मैदानों में उनका रूप देखकर और पर्वतों में उनका रूप देखकर किसी को भी इच्छा होगी इनके बारे में जानने की। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी लडर्स यानी तिब्बत की बात है, जो थ्री सिस्टर्स जो कहते हैं, तिब्बत की जो बात है। मन उचट गया था और तबीयत ढीली थी और सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल से असर डाला और तन मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ लेखक काका कालेलकर की बात करते हैं और वो कहते हैं कि काका कालेलकर ने तो केवल नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता यानी हम नदियों को, आप सबको पता है कि हम नदियों को माता के रूप में पूजते हैं, जैसे गंगा माँ, सरस्वती माँ या यमुना माता, इस तरह में जो है हम इन नदियों को पूजते हैं। हिंदू धर्मों में ऐसा पूजा जाता है, नदियों को माँ के स्वरूप में देखा जाता है। तो लोक माता यानी लोगों की माता के रूप में काका कालेलकर ने उसे कहा है। लेकिन माता बनने से पहले वो बेटियां हैं और बेटियां बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। नदियां तो अलग अलग रूप धारण कर सकती हैं, लेखक ये कहते हैं, वो कहते हैं वो बेटियों का रूप भी हो सकती हैं और बहुत से कवियों ने उन्हें प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में भी, और बहुत से कवियों ने उनमें बहन का रूप भी देखा है। इसी प्रकार जब वो एक दिन जो है वो सतलुज के किनारे बैठे हुए थे पैर लटकाकर, तो जब तिब्बत के पहाड़ों से या पर्वतों से, बर्फीले पर्वतों से उनके पांव पर जो बूंदें आकर उन पर लगी और उनका मन जो है वो
उस प्रगतिशील जल से, उस पानी से बिल्कुल ताज़ा हो गया। तो उस समय वह गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी की चित्रण पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो जब वहाँ वो ऊपर पैर लटकाए बैठते हैं और नदियों का स्पर्श उनके साथ होता है उनके पाँव पर, तो किस प्रकार उनका मन ताज़ा हो जाता है और वो भी गुनगुनाने लगते हैं और नदियों को बहन के रूप में कह देते हैं और इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख देते हैं कि तुम्हारे पिता जो हैं वो बाप का दर्जा हिमालय को दे देते हैं और वो नदियों को बहन और बेटियों के स्वरूप में दिखाते हैं। तो इस पाठ में कैसे नदियों का जो संपूर्ण चित्रण है वो यहाँ किया गया है। नागार्जुन ने जब वो हिमालय के पर्वतों की सैर करते हैं, वहाँ से निकलती हुई नदियों का स्वरूप देखते हैं, तो उनका जो आश्चर्य है वो किस प्रकार बाप हिमालय को बाप और पुत्रियाँ किन्हें कह देता है, बेटियाँ कह देते हैं नदी को, और नदियों की बाल लीलाओं का चित्रण वो इस निबंध में बहुत अद्भुत ढंग से करते हैं। शब्दार्थ: संभ्रांत यानी सभ्य, कौतूहल यानी जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा, विस्मय यानी आश्चर्य, जब हम हैरान हो जाते हैं, आदित्यकाय यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, जो पहाड़ों के ऊपर जो सीधी भूमि होती है, सीधे पहाड़ होते हैं, बिल्कुल जो सीधी सतह होती है, उसका वर्णन है। लीला निकेतन यानी लीला करने का घर, लीला निकेतन यानी पहाड़ जो है वो नदियों के लिए लीला निकेतन है, लीलाएं करने का, खेलने का एक घर के समान है। यक्ष यानी कालीदूत के मेघदूत का एक मुख्य पात्र, जो कालिदास ने एक जो मेघदूत काव्य लिखा था उसमें जो पात्र था उसका नाम था यक्ष। प्रतिदान यानी वापस, मुद्रित खुश, बलिहारी कुर्बानी, नटी कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री। तो नदियों को आपने देखा कि भूमिका निभाने वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है कि किसी ने उसे बहन के रूप में कह दिया, किसी ने लोक माता कह दिया, तो किसी ने उसे बेटियां कह दिया। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, यानी जिसको हम किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, जो अपने आप में अनमोल है, उसका वर्णन होता है। आज हमने नागार्जुन द्वारा रचित निबंध जो है उसका वर्णन किया, उसका विश्लेषण किया, उसे पढ़ा। क्या नाम था उसका? हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियों की बाल लीलाओं की चर्चा की। इसके साथ ही हमने किस प्रकार की स्थिति देखी कि जो लीलाएं हैं बेटियों की, और नदियों को पतला होते हुए देखकर और फिर विशाल होते हुए देखकर लेखक कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और तरह तरह के उदाहरण देते हैं, कौन कौन सी नदियों का जिक्र करते हैं और वो नदियाँ किन किन को प्रभावित करती हैं निकलते हुए, किसे वो दामाद कहते हैं और किसे वो ससुर कहते हैं, और किस प्रकार वो कहते हैं कि जो हिमालय है वो उनका पिता है, किनका? बेटियों यानी नदियों का पिता है, उसके स्वरूप में दिखाते हैं। कालिदास के मेघदूत के काव्य की चर्चा करते हैं और इसके साथ ही वो इसमें किसकी चर्चा करते हैं? काका कालेलकर की, और वो कहते हैं कि उन्होंने लोकमाता कहा और अन्य कवियों ने भी बहुत कुछ कहा, और नदियों ने किस प्रकार कि जब वो लेखक उन्हें दूर से देखा करते थे तो वो उन्हें शांत लगती थी, लेकिन जब उन्होंने नज़दीक से देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। इन सभी मिली जुली भावनाओं का यह एक निबंध है जहाँ नागार्जुन ने नदियों की खूबसूरती को दिखाया है, उनको मानवीयकरण रूप में दर्शाया है। अंत में आपको बच्चों एक असाइनमेंट मिलेगा जो इसी पार्ट से जुड़ा हुआ होगा, वो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।